अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शो मीट और एलुमनाई और मैं हूं जर्मनी के शहर म्यूनिख से शारिक जावेद और मेरे साथ आज गेस्ट हैं हांगकांग से शाहज़ेब मियां। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शारिक भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बेसिकली ये जो शो हमारा मीट और एलुमनाई है, इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी एलुमनाई ग्रेजुएट्स जो अब दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में हैं और अपने कैरियर के पाथ्स में मौजूद हैं, उनकी स्टोरीज़ लोगों के सामने लाएँ और हमारे टारगेट ऑडियंस जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की किसी हुँ, भी यूनिवर्सिटी से हों और उन्हें अपने या कैरियर पाथ के बारे में, डिसीज़न लेने के बारे में हम उन्हें अवेयरनेस दे सकें कि आप एक हुँ, ग्रेजुएट है, उसके बाद वो जॉब ढूँढता है, वो कहीं मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है, तो क्या-क्या ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं। तो हर एपिसोड में हम डिफरेंट ग्रेजुएट्स को लाते हैं, जो पाकिस्तान में किसी अच्छी पोज़ीशन पर हैं या फिर हुँ, अ दुनिया भर में किसी अच्छी पोजीशन पर हैं और उनकी स्टोरी लाने का मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास नए-नए हुँ, ऑप्शन उनके सामने हैं। क्योंकि जब मैं 2009 में बैचलर्स से ग्रेजुएट कर रहा था केएस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था उस टाइम कि ह या एजुकेशन वाज़ वेरी कम्पिटिटिव, वेरी गुड, लेकिन ऑप्शंस नहीं पता थे कि जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, मास्टर्स करना चाहिए, नहीं हुँ, करना चाहिए, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, या तो हुँ। शाहज़ेब हमारे साथ हांगकांग से हैं। शाहज़ेब, थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपने बैचलर्स किस फ़ील्ड में किया और कब ख़त्म किया? श्योर मेरी बैचलर्स जो थी वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में थी एसएसकेएस आईटी से और मैं 2009 बैच में था और ग्रेजुएशन जो मेरी थी 2013 में कंप्लीट हुई थी और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया था मास्टर्स करने का। मेरा शुरू से प्लान ये था कि मैं पहले मास्टर्स करूँगा, गेट डन विद एजुकेशन, उसके बाद मैं जॉब साइट पे जाऊँगा। तो मास्टर्स के लिए फिर मैंने सर्च की यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कहाँ पे जाया जा सकता है। कौन-सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजी नॉर्मली यही होती है कि आप 10-15 लिस्ट बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ का जिसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ टॉप की आप देखते हैं कि यार इन 5 यूनिवर्सिटीज़ मेरे ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर 5 यूनिवर्सिटीज़ आप ऐसी देखते हैं जहाँ पे आपको होता है कि यार इधर हो चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। फिर 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका आपको होता है कि यार यहाँ पे तो हो ही जाएगा एडमिशन। तो फिर मैंने इसी तरह लिस्ट बनाई अपनी और उसके बाद फिर मैं इधर हांगकांग में आ गया। अच्छा, यहाँ एक पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि लिस्ट किधर की बनाना शुरू की? यूएस की यूनिवर्सिटीज़ भी थीं हुँ, या यूरोप की भी थीं या डायरेक्ट हांगकांग में हुँ। ही देखना शुरू किया? आप लिस्ट इस तरह से बनाते हैं कि आप देखते हैं कि जो पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आनी चाहिए। तो उसमें फिर आप देखते हैं कि यार कौन-कौन से कंट्रीज़ के अंदर कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, आपको ईज़िली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गूगल के ऊपर। फिर आप देखते हैं कि यार अच्छा ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके क्या एक्सपेंस है, क्या ये अफोर्डेबल है? क्या मैं स्कॉलरशिप के ऊपर जाऊँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या मैं खुद जो है अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्या रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ की? इस तरह करके जो है आप अपनी एक लिस्ट बनाते हो। उसमें मुझे ये सरप्राइज़िंगली पता चला था उस टाइम पे कि जो हांगकांग की यूनिवर्सिटी थी, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली दिस कि ये टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रही थी, बल्कि ये काफ़ी ईज़ी था यहाँ पे जाना लाइक एक्सपेंस के रिस्पेक्ट से इट वाज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। यानी तो या एक्सपेंस भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो इस चीज़ को देख के जो है मैंने लिस्ट बनाई थी और फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया था जब मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में था बैचलर्स के और उसके बाद फिर जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ विथिन 1 मंथ जो था मैं हांगकांग में था मास्टर्स के लिए और मेरी जो मास्टर्स का प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से जो है लाइक एजुकेशन जो मेरा पार्ट था वो इस तरह से मैं मास्टर्स किया उसके बाद फिर मैं जॉब की साइड पे गया। चलिए ठीक हो गया, यानी आप हांगकांग फिर आ गए, आपने हांगकांग में डिसाइड किया। ग्रेजुएट हुँ, करते वक़्त लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट मुल्कों को सिलेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फिर हांगकांग के बारे में। श्योर। अच्छा, हांगकांग की जो यूनिवर्सिटी जिसमें आप आए, इसके मास्टर्स हुँ, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि हुँ, मास्टर्स प्रोग्राम कौन-सा था? फीस वगैरह रफ़ली कितनी थी? हुँ। एडमिशन प्रोसीजर क्या था? श्योर। यहाँ पे मेरा जो सिंस मेरी जो बैचलर्स की फ़ील्ड थी वो स्पेशलाइज़ेशन टेलीकम्युनिकेशन की साइड पे थी, तो मेरा मास्टर्स जो था वो मेरा प्लान यही था कि मैं टेलीकम्युनिकेशन में करूँगा। तो हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैं टेलीकम्युनिकेशंस रिलेटेड मास्टर्स में। एक आता है टॉट प्रोग्राम और दूसरा होता है रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम। जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है उसमें वो नॉर्मली 2 इयर्स का होता है और उसमें ये होता है कि नॉर्मली वही लोग उसमें जाते हैं जिन्होंने आगे फर्दर पीएचडी करनी होती है या रिसर्च की साइड पे जाना होता है फ्यूचर में, तो वो उस साइड पे जाते हैं। जो टॉट प्रोग्राम होता है, वो बेसिकली उस पर्पज़ के लिए होता है कि यार आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड वो बता देते हैं उस प्रोग्राम के अंदर कि इस इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, डिमांड किस चीज़ की है, क्या आप कर सकते हो उस फ़ील्ड के अंदर। तो मेरा जो प्रोग्राम था वो टॉट बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम था ठीक टेलीकम्युनिकेशन है। के अंदर। उसमें भी आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है पूरा एक आपका एक 6 क्रेडिट आवर का एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है। लेकिन नॉर्मली वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना रिसर्च बेस्ड होता है।
क्योंकि रिसर्च में तो आपको रिसर्च पेपर्स और साइट पे काफ़ी ज़्यादा जो है लिखना पड़ता है। तो ठीक। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इंडस्ट्री में एंटर होना है, तो यू शुड टारगेट फॉर टॉप प्रोग्राम्स मास्टर्स। सही, सही। अच्छा, या हांगकांग आप आ गए, हांगकांग में ज़ुबान कौन-सी बोली जाती है और आकर शुरू-शुरू में नए हाँ। दिनों में क्या-क्या मसाइल का सामना या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ये ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे उस टाइम पे थोड़ा आइडिया नहीं था क्योंकि सिंस मेरा प्रोग्राम तो इंग्लिश में था तो आई थॉट कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे इंग्लिश में ही सब चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी जब मैं इंडस्ट्री में जा रहा था यहाँ पे। यहाँ पे प्रेफ़र ये किया जाता है कि आप मैंडरिन या कैंटोनीज़ में से एक लैंग्वेज ज़रूर बोलें। तो दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एवरीवन नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश क्योंकि हांगकांग की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले ये अंडर ब्रिटिश रूल था 1999 तक। उसके बाद फिर ये हैंड ओवर हुआ था चाइना को। तो पीपल कैन स्पीक इंग्लिश लेकिन दे प्रेफर टू स्पीक चाइनीज़, ठीक है? तो अगर आप गैदरिंग्स में भी बैठे होंगे अपने कॉलीग्स के, दे विल जस्ट स्पीक चाइनीज़। अच्छा, तो ये हांगकांग में एक 70-80 लाख आबादी है टोटल मेरे ख़्याल में, या ठीक है? अ, तो ज़ाहिर हुँ। है जिस तरह चाइनीज़ का भी ज़ुबान का भी बड़ा इश्यू है, तो जॉब्स मिलने में फिर किस हद तक डिफ़िकल्ट हुई? इंग्लिश लैंग्वेज का कितना स्कोप है जॉब मिलने के लिए? या ये एक चैलेंज आया था मुझे जो थोड़ा-सा टफ हुआ था ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है? और उसमें मेन रीज़न यही थी कि जितनी भी कंपनीज़ थी, जो लोकल कंपनीज़ थी वो प्रेफ़र करती हैं कि आपको मैंडरिन, कैंटोनीज़ प्लस इंग्लिश आनी चाहिए। तो उस उन जगहों पे जाना थोड़ा टफ हो गया था लेकिन हांगकांग बीइंग अ फाइनेंशियल हब, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं, तो आप उधर ईज़िली जो है मूव कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। जिस तरह मैं एब्स्ट्रा में आया था, मुझे यहाँ पे चाइनीज़ बोलने की लास्ट 8 ईयर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। टोटली मैं इंग्लिश बोलता हूँ यहाँ पे और इंग्लिश में ही मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो इस तरह से जो है की स्टडी है। लेकिन ये एक है फैक्टर कि आपको लाइक अगर आप हांगकांग आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप अपनी मास्टर्स कर रहे होंगे, तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स भी लें। साथ-साथ लैंग्वेज लें। अच्छा, या अभी मेरे ख़्याल में आपने कंपनी का नाम बताया एप्ट स्टार। या अच्छा, अभी या पीछे बेसिकली ये भी हल्का-सा स्पेशलाइज़्ड नज़र भी आ कंपनी रहा है, आप यानी कि ग़ालिबन ऑफ़िस में बैठे हैं कि 6 या बज रहे मैं हैं अभी अभी। ऑफ़िस में था, मैं बिल्कुल अभी मेरे यहाँ पे मेरे ख़्याल में 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो अभी मैंने ऑफ़िस ही अपना कंप्लीट की है, तो चलिए, अभी ऑफ़िस मैं वालों यहीं को भी था। उर्दू ज़ुबान से सुनाएँ आज। अच्छा, हाँ, अच्छा मुझे ये बताएँ कि जब बैचलर्स आपने किया केस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जब जब आए हांगकांग और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिफरेंट मुल्कों के साथ आपके होंगे हुँ, डेफ़िनेटली और हुँ। बैचलर्स एजुकेशन आप केस की या पाकिस्तान की कैसे रैंक करते हैं कि वहाँ से आने के बाद आपको हुँ। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में टॉप यूनिवर्सिटी में कोई किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं हुई ज़्यादा? हाँ, इसका मैं आपको ब्रीफ़ करता हूँ। अब देखें पर्सनली मेरा जो डिसीज़न था केस में आने का, इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न्स उसकी रीज़न है। आप देखें उनका स्ट्रक्चर किस तरह उनका प्रोग्राम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। पहले जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, आप बेसिक इंजीनियरिंग के कोर्स सीख रहे होते हैं। ये जी, वो चीज़ें हैं जो कि हर इंजीनियर के लिए मैंडेटरी है, इसके अलावा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सारे कोर्सेज़ बिल्कुल। बहुत उसके बाद फिर क्या होता है, आप जाते हो 5th-6th सेमेस्टर के अंदर, वहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है कि यार ठीक है, अगर मैं लाइक आप बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज़ वगैरह देखना शुरू करते हो बेसिक और कुछ कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ आप देखना शुरू करते हो, कुछ आप कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ देखना शुरू करते हो। बेसिकली आपका माइंड जो है डेवलप हो रहा होता है कि मैंने किस साइड पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। फिर आप आते हो अपने 6th एंड अपने फाइनल 7 एंड 8 सेमेस्टर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर, जिसमें आप ठीक। अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ लेते हो और उसमें फिर आप जो है परफ़ॉर्म करना शुरू करते हो। तो केस ने जो है मुझे बेसिकली ये डिफाइन कर दिया था मेरा करियर पाथ कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। मुझे 6th सेमेस्टर में मुझे क्लियरली पता चल गया था कि यार ओके आई एम गुड इन टेलीकम्युनिकेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ में अच्छा नहीं हूँ। मुझे कंप्यूटर की साइड पे नहीं जाना, मुझे टेलीकम्युनिकेशन की साइड पे जाना है और उसी के अंदर मैंने आगे फिर मास्टर्स करी। और यही मैंने किया कि जब मेरा बैचलर्स के अंदर जब मेरी टेलीकम्युनिकेशन कोर्स कंप्लीट हुए, तो मैं स्ट्रेट अवे मास्टर्स के लिए गया था टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरह से जो आपका अंडरग्रेड होता है प्रोग्राम, वो डेवलप कर रहा होता है आपके करियर पाथ को कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नहीं, आप तो उसकी मैं ये वजह से सजेस्ट करता हूँ हुँ। सॉरी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो मेन चीज़ ये है जब आप एडमिशन ले रहे हो, आप खाली नाम की बेसिस के ऊपर एडमिशन ना लें यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखें कि उनका क्या ऑफर क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कौन से हैं, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड हैं। उसके मुताबिक फिर आप फर्दर जो है उसमें जाना शुरू करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे काफ़ी मोटिवेट हो रहे होंगे और साथ-साथ जो कम्युनिटी जो सीनियर कम्युनिटी है, वो भी देखकर खुश होती है ऐसे शोज़ कि पाकिस्तानी जो यंग लोग हैं, वो डिफरेंट मुल्कों में अपना लोहा मनवा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, ये एक सवाल भी आया था कि आप कभी
हांगकांग में जैकी चैन से मिले हैं? अच्छा। नहीं, मैं मिल नहीं सका उससे। येस, ही इज़ हांगकांग बेस्ड, लेकिन वो हांगकांग में नहीं होता। अमेरिका में होता है क्या? या अच्छा, ठीक है। हमने अभी बात की आपकी स्टोरी कि आप हांगकांग कैसे है और ग्रेजुएशन के बाद आपने डिफरेंट लिस्ट बनाई और आपको हांगकांग का ऑप्शन अच्छा लगा। लास्ट जो शो था उसमें एक जर्मनी और फिनलैंड जाने वाले हमाद थे, उनसे बात हुई थी। अभी बैचलर्स या डिग्री की क्वालिटी पे भी हमने बात की कि पाकिस्तानी क्वालिटी एजुकेशन है। अच्छा, हुँ, एक और इश्यू आता है अक्सर पाकिस्तान में, एक पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी गंभीर होती है। अभी इस टाइम जो जिस तरह चल रहा है, सिंध में एक प्रॉब्लम चल रहे हैं, हुकूमत भी इससे पहले बदली। तो कई हुँ, जगहों पे एम्बेसीज़ का भी इश्यू होता है, तो हांगकांग जाने के वक़्त हांगकांग की एम्बेसी एग्ज़िस्ट करती है पाकिस्तान में? कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुँ। हुई वीज़ा के इश्यूज़ में आपको? नहीं, यहाँ पे कोई वीज़ा से रिलेटेड जो है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, वही बेसिकली हांगकांग को भी हैंडल करती है। तो हांगकांग की कोई सेपरेट एम्बेसी नहीं है, चाइना जो बेसिकली है वही सारा कुछ हैंडल करता है। प्लस ये कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, दे टेक केयर ऑफ ऑल द वीज़ाज़ एंड एवरीथिंग। तो मेरे केस के अंदर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने स्ट्रेट अवे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किए थे और यूनिवर्सिटी ने जो है मुझे एडमिशन इमिग्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके मुझे मेरा वीज़ा जो था भेज दिया था। और उसके ठीक बाद है, फिर मैं स्ट्रेट अवे हांगकांग एंटर हो गया। ठीक है। हुँ, और स्टडीज़ में आपने कहा कि जो यूनिवर्सिटी केस ने जो आपको पढ़ाया, उससे आपको बड़ा आसानी हुई। तो जो जॉब या के हवाले से आपको क्या-क्या लगा कि किस तरह फ़ायदा हुआ इसमें? और बाद में हम बात करेंगे थोड़ा इंटीग्रेशन के हवाले से, वहाँ की फैमिली लाइफ़ के बारे में भी। हुँ। जॉब आप किस रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं? आप बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद की बात कर रहे हैं? बैचलर्स और मास्टर्स कंबाइंड, यानी केस की अच्छा। स्टडीज ने एक्चुअली आपके मास्टर्स में हेल्प किया और हुँ, फिर जॉब के लिहाज से हुँ, जो आपने हुँ, बैचलर्स में पढ़े थे, जो प्रोजेक्ट किए थे, उसका हेल्प फायदा हुआ हुँ। आपको? हाँ, डेफ़िनेटली उसका जिस तरह मैंने आपको बताया कि केस में रहने का मुझे ये एक बड़ा एडवांटेज हुआ था कि केस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ली लिंक्ड है। यानी कि अगर आप देखें कि आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ करें तो आपको क्लियरली पता चलता है कि आपने किस तरह से जो है लाइक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना है आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हो, वो जस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड होते हैं। उसका लाइक आपको इतना नहीं पता चलता कि किस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है। जी। तो केस में ये एक एडवांटेज मुझे मिला था जिस तरह आपको पता होगा कि केस केयर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। केयर इज़ अनदर प्राइवेट एंटिटी जो कि रिसर्च हुँ, के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी अपने आखिरी सेमेस्टर के अंदर बैचलर्स में। तो उससे मुझे था कि यार कॉन्फिडेंस मिला था कि यार मैं जॉब कर सकता हूँ ईज़िली आफ्टर ग्रेजुएशन। लेकिन मैं हुँ, सजेस्ट यही करूँगा कि अगर अगर किसी भी बंदे का मास्टर्स करने का प्लान है, तो बैचलर्स के फ़ौरन बाद वो मास्टर्स के लिए जाए, वो गैप ना डाले बीच में। जी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप गैप डाल लेती हैं, आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आप जॉब की साइड पे चले जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप फ़ोकस नहीं कर सकते अपनी मास्टर्स के ऊपर। और इवेंचुअली आपके पास डिग्री होगी लेकिन स्किल्स नहीं होंगे, क्योंकि आप हुँ, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। लेकिन अगर बिल्कुल, आपका प्लान है मास्टर्स करने का, तो आप स्ट्रेट अवे फ़ौरन मास्टर्स कर करो पहले, हुँ, उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री के अंदर जाओ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई मेरी आगे जो है अभी होनी है स्टडी मैंने शादी फर्दर करना है, नहीं करना। आप ईज़िली रिलैक्स होके अपनी जॉब में जा सकते हो। बिल्कुल, मैंने भी बिल्कुल बैचलर्स के फ़ौरन बाद ही मैं स्वीडन आया और फिर जर्मनी। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे वो जर्मनी से भी हैं और पाकिस्तान से भी हुँ, हैं। तो थोड़ा-सा हुँ, ये बताएँ कि हांगकांग के बारे में। हांगकांग इटसेल्फ इज़ अ स्मॉल कंट्री जो चाइना के साथ अटैच्ड है और आबादी 1 करोड़ से कम है। जैसे पाकिस्तान में 20 हुँ, करोड़ है, जर्मनी में 8 करोड़ है। या तो लैंग्वेज आपने बताया कि इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोली जाती। तो इन या जनरल आप वहाँ पर जाने के बारे में बताएँ कि आप इस डिसीज़न से अभी तक मुतमईन हैं कि ठीक है, मै मास्टर्स हो गया, उसके बाद जॉब भी कर हुँ, ली, गालिबन हुँ, फैमिली भी है आपकी, एक बेटी भी है प्यारी सी। हुँ, तो अभी आप हुँ। हांगकांग में रहने के हवाले से खुश हैं और लॉन्ग टर्म क्या प्लान देखते हैं? वहीं या रहना पसंद डेफ़िनेटली जो वन ऑफ माय गोल्स जो था हांगकांग में आने का, उसके बाद जॉब भी करने का यहाँ पे, ये था कि एक तो मेरे पास एक्सपीरियंस जो है इंटरनेशनल आ जाएगा और वो मेरे पास आ रहा है। साथ-साथ ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे इस कंपनी में काम करते हुए। और इसके साथ-साथ जो है आपको यहाँ पे 7 इयर्स के बाद जो है परमानेंट रेज़िडेंसी मिल जाती है। तो उसके बाद आपको लाइक कभी भी आप आना चाहें हांगकांग के अंदर आप ईज़िली आ सकते हैं। यू डोंट नो लॉन्गर नीड एनी वीज़ा, आप ईज़िली पासपोर्ट जॉब्स भी कर देते हैं सकते कि हैं नहीं अपना। देते? हाँ? नेशनैलिटी भी देते हैं कि नहीं देते? मतलब लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि बाहर जा रहे हैं तो वो मुल्क नेशनैलिटी देता है कि नहीं? हाँ, इसमें इस थोड़ा-सा ट्रिकी है ये चीज़। परमानेंट रेज़िडेंसी जो है बेसिकली आपको सारे के सारे वही राइट्स दे देता है जो लोकल लोगों के हैं, ठीक एक्सेप्ट दैट कि आपके पास हांगकांग पासपोर्ट नहीं होता। ठीक है। हांगकांग पासपोर्ट लेने के लिए एक अनदर प्रोसेस है, उसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने भी अप्लाई किया है हांगकांग पासपोर्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक अनदर 2 years फॉर दैट, ठीक है। तो आप समझ लें कि आपके 9 साल तो लगे ही लगे अगर आपने हांगकांग पासपोर्ट लेना है। और उसके बाद जो है कुछ कंडीशंस ये हैं कि आपका लिंक होना चाहिए किसी चाइनीज नेशनल के साथ, ठीक है। जो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो ये होता है कि आपका लिंक होना चाहिए किसी चाइनीज नेशनल के साथ, या आप चाइना से बिलोंग करते हो तो फिर आप इजिली जो है पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई लिंक इस तरह का नहीं है, देन यू हैव टू जस्टिफाई कि आपको क्यों वो पासपोर्ट दें। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि यार मैं यहाँ पे नहीं, नहीं, 8 ठीक साल से हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है, मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस तरह की चीजें जो है आपको अपना एक केस बनाना पड़ता है। है। बेसिकली हमारे आज के क्वेश्चंस तो सारे कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट वीक हम एक नेक्स्ट 2 वीक्स बाद एक नेक्स्ट शो लेकर आएँगे। आज हमने बात की थी मियां शाहज़ेब से। वो उन्होंने अपना बैचलर्स किया पाकिस्तान में 2009 से 13 इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद मास्टर्स करने वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग में बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करने वो हांगकांग आ गए। तो हमने ये बात की कि बैचलर्स के पास जो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं उनके पास क्या ऑप्शंस आ सकती हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग मास्टर्स के लिए बाहर जाते हैं। शाहज़ेब का ये ख्याल है कि मास्टर्स के लिए जाने के लिए अगर आप जल्दी चले जाएँ तो आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। तो बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में अब हम लोग शो को रैप अप करेंगे और बहुत अच्छी फीडबैक उन्होंने दी है। किसी भी नए मुल्क में जाएँ तो उसके बारे में सिर्फ़ मास्टर्स प्रोग्राम में आप देखते हैं कि रैंकिंग कैसी है, उसके बाद फ़ीस कितनी है, फिर उसके बाद वहाँ पे रहने की अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी हैं, परमानेंट रेज़िडेंसी आपको मिल सकती है या नहीं, लैंग्वेज कैसी, फैमिली लाइफ़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर करती है कि जब आपकी जो है डिग्री खत्म हो जाए, कल को आपकी शादी हो जाए, आपकी वाइफ, बच्चे वहाँ रहने हों, तो वहाँ पे उस माशरे में वो इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में रिलेटिवली ईज़ी होता है, लेकिन अब जिस तरह जर्मनी हो गया, दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जी, इसके साथ ही शो का वक़्त ख़त्म हो गया। प्लीज़ अपना-अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और आप किस गेस्ट को किस मुल्क के हवाले से देखना चाहते हैं, वो भी हमें लिखिएगा। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।